सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस रिवीजन सीरीज़। आज हम मॉडर्न फिजिक्स को रिवाइज करेंगे पूरा और देखेंगे नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम इसको काफ़ी डेप्थ से रिवाइज करेंगे। आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन आता है A to Z मैं वैसा ही क्वेश्चन कराऊंगा। आप देखना है इसी में से आपको इस टाइप के ही सवाल मिल जाएंगे। और इसमें करीब करीब पूरे मॉडर्न फिजिक्स में से लगभग 5 क्वेश्चन बन के आते हैं। हर एक सवाल 4 मार्क्स का होगा आपका। तो आपके देख लेना, बिना रुके आपके हाथ चलेंगे एग्जाम में, है ना। बस आप इसको ध्यान से समझ लेना। मॉडर्न फिजिक्स जो है जनरली याद करने का चैप्टर है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है और बाकी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसको मैं आज पूरे जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं सारे करना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में मैं एटम कवर करूंगा, पार्ट सेकंड में मैं न्यूक्लियस कवर करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जिसमें से सबसे पहला है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, रदरफोर्ड ने तो सारी चीज़ें बता दी थी। जैसे मान लो कोई ये बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना। बस रदरफोर्ड का एक डीमेरिट क्या था, वो इस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, मतलब एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, क्योंकि उस समय एक थ्योरम चलती थी या कह लो एक लॉ चलता था जिसके हिसाब से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एसिलेटेड मोशन शो कर रहा है तो ऐसे में वो कोई ना कोई एनर्जी जरूर रेडिएट करेगा। इस तरीके से ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस में डंप हो जाएगा, है ना। तो रदरफोर्ड इसी चीज को समझा नहीं पाया था कि क्यों अभी भी एटम रियली में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो डंप नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये इसका रदरफोर्ड का आपका क्या था, डीमेरिट था। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जहां से क्वेश्चन बनता है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या इसी को जीरो इम्पैक्ट पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें आप अल्फा पार्टिकल को काफ़ी दूर से प्रोजेक्ट कर देते हो गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, ये आपका गोल्ड का एटम है या जिसका ये अंदर न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस। गोल्ड का एटॉमिक नंबर आपको पता है 79, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये अपने जगह पे फिक्स्ड होता है। ओके, और यहाँ पे हमने क्या करा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई है ना। हम जो अल्फा पार्टिकल या तो इसकी वेलोसिटी दी होती है या तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई होती है ना। तो जैसे पहले हम क्या करते हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को बम्बार्ड कराते हैं। ये डिस्टेंस जो होता है वेरी लार्ज होता है। वेरी लार्ज कहने का मतलब है शुरुआत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, शुरुआत में अल्फा पार्टिकल के पास केवल काइनेटिक एनर्जी होती है और जैसे जैसे ये इसके पास में रीच करता जाता है, ये रिपल्शन एक्ट करता है और एक टाइम पे ऐसा आता है जो आके स्टॉप हो जाता है। उस समय जो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इससे हम एटम का जो है अप्रोक्सीमेटली साइज का अंदाजा लगा लेते हैं, कितना बड़ा साइज रहा होगा उसका। ओके, तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल जहां पे आके इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देता है वो उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। और टोटल जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो एट दिस पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। जिसमें से इनिशियल जो आपका पोटेंशियल है वो तो जीरो था और फाइनली काइनेटिक जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका एक लाइन है जिसको आपको हमेशा ढंग से याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा है इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का K(Q1 Q2 अपॉन R). ठीक है, अब इसमें देखो मुझे हालांकि पता है Q1 Q2 क्या है। Q1 मेरा अल्फा पार्टिकल है ना, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, इसी को तो अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अगर आप हीलियम में से He है ना, He हीलियम होता है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसमें +2 चार्ज आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे +2 चार्ज वाले को ही, हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका तो मुझे चार्ज पता है, हीलियम में 2+ होता है ना, तो +2 होगा इसका। और ऐसे ही मुझे इसका भी चार्ज पता है। ठीक है ना, सेकेंड वाले का भी चार्ज पता है। मैंने अभी उसमें क्या रखा है, Z2e रखा है और इसका Z1e रखा है। हालांकि मैं इसको Q1 को क्या लिख सकता था, 2, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, 2 है। ऐसे गोल्ड के न्यूक्लियस का देखो, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो 79 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके प्रोटॉन में चार्ज होंगे, है ना। प्रोटॉन का चार्ज जो कि न्यूक्लियस का चार्ज बनाएगा। पर मैंने उसको डायरेक्टली नहीं रखा है, मैंने अभी जनरल एक्सप्रेशन में रखा है। मैंने इसका रख दिया Z1e, मतलब एटॉमिक नंबर टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कर दो तो आपको न्यूक्लियस का टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो इसका Z1e और इसका Z2e रखा है जनरल फॉर्म में, और E2 बन गया। ठीक, अब देखो जनरल फॉर्म में रख के फायदा क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है वो जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना।
और साथ ही साथ जो हमने दोनों एटम लिए हुए हैं, चाहे जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं या चाहे जिस पे प्रोजेक्ट करवा रहे हो, दोनों के ही एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एनीवेज, तो ये फॉर्मूला है आपका, है ना। अब देखते हैं आगे, देखो सवाल इसमें किस तरीके से आता है। इस टाइप का भी सवाल आया हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल है, प्रोजेक्ट किया गया उसको इतने काइनेटिक एनर्जी के साथ, है ना। उसमें क्या है 0.79 मिली, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी काइनेटिक एनर्जी, टुवर्ड्स अ फिक्स्ड गोल्ड न्यूक्लियर, मतलब सेम यही सीन है। फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आपको आर नॉट की वैल्यू पता करनी है। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधा एक ही लाइन याद रख लेना, के आई इक्वल्स टू यू एफ, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बना देते हैं के आई इक्वल्स टू यू एफ, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका दिया हुआ है 0.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 0.79 मेगा का आप 10⁶ मल्टीप्लाई करोगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम कोई भी एनर्जी जब जूल में होता है उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देना तो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब मुझे वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है, भाई चीज़ों को तो ऐसा ही यूनिट में रखेंगे ना यहाँ पे, तो वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि ये वापस जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली ये पूरी एनर्जी किस में आ गई, जूल में आ गई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने जूल में लिख दिया, ई को अभी वैल्यू मत रखो, ये कट जाएगा। इक्वल्स टू, देखो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है आपका, के की वैल्यू अभी देख लेंगे, के Q1 Q2। अब Q1 क्या है, पहला तो अल्फा पार्टिकल है, उसका तो देखो चार्ज क्या होता है 2e, 2 टाइम्स ई, है ना। के Q1 और Q2 क्या हो गया, गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो इसका हो जाएगा 79e के बराबर इसका न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो के Q1 Q2 अपॉन आर क्या हो जाएगा आपका, आर नॉट, यही तो निकालना है आपको, ठीक है। आर नॉट को उधर ले जाओ, तो आर नॉट को उधर लेगा, इक्वल्स टू ये बना, के की वैल्यू रखी है 9 इंटू 10⁹9 इंटू 2 इंटू 79, ये 2 इंटू 79 लिखा, और यहाँ पे क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर उसकी वैल्यू रखी। अगला इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ से कट गया, ठीक है, एक ई से एक ई कट गया, एक ई बचा था उसकी वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू नीचे जाएगी 0.79 इंटू 10⁶, है ना, 0.79 इंटू 10⁶। अब देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाती है, ये 100 टाइम्स काट दिया इसने, है ना, बाकी 10⁶ ऊपर ले जाके सॉल्व करना, सारा मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आ जाएगा 288 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जिसको कि हम लिख सकते हैं 288 फेम्टोमीटर, ठीक है। इसी को 10⁻⁻15 को हम फेम्टो भी बोलते हैं, तो 288 फेम्टोमीटर, ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत इजी था, मैंने बस आपको ये बोल दिया कि गिवंस को कैसे आपको प्रोजेक्ट करके लिखना है, इस तरीके से आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। ये हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम या कह लो पर सेकेंड, है ना। इसमें क्या होता है, अब देखो जब रदरफोर्ड ने गोल्ड न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए थे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, थोड़े स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे ना, किसी अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो ये उसी का रिलेशनशिप निकला कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे थे पर सेकेंड किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था साइन की पावर 4 θ/2 के। तो इसी रिलेशनशिप बेस्ड पे देखो एक आईआईटी पे भी सवाल आ चुका है, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है नीट में आने की, देखना जरा, है ना, बहुत ईजी सवाल है। 100 अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये पहला केस है जहाँ पे 100 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं पर सेकेंड, मतलब एन की वैल्यू दी हुई है और उस समय थीटा भी दिया हुआ है 90 डिग्री। हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इस केस में अल्फा पार्टिकल की संख्या पूछ लिया, सेकेंड केस में जब एंगल दे रखा है उसने, तो इसके लिए हम सीधा सीधा एक रिलेशनशिप लगा देंगे इसमें, जो है आपका N1/N2 इक्वल्स टू साइन θ2/2, उसकी पावर हो 4 लगा देंगे, और नीचे साइन θ1/2, क्योंकि दोनों की पावर 4 थी तो होल में पावर लगा दिया, और क्योंकि इन्वर्सली था तो N1 होगा तो नीचे θ1 आएगा, और N2 होगा तो उसका ऊपर पहुंच जाएगा θ2, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने बनाई है ना।
अब देखते हैं आगे, देखो अब कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो n1 की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी 100, n2 को n2 रखो, वो निकालना है इक्वल्स टू साइन 30, क्योंकि इनिशियल एंगल देखो उसने कितना दिया हुआ है, थीटा 2 की वैल्यू देखो 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो थीटा 2/2 हो जाएगा 30 डिग्री। और ऐसे ही साइन थीटा 1 देखो 90 डिग्री दिया हुआ है, उसका आधा हो जाएगा 45, नीचे आ जाएगा साइन 45, और इसकी होल पावर 4 है। तो कुछ नहीं है, वैल्यूज रखना, सॉल्व करना, बस आ गया आंसर आपका। इतना ईजी था ये आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2/1, उसकी होल पावर 4 इक्वल्स टू 1/4 आ गया, और n2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 400। ठीक है, ये मैंने 100 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 बना, दोनों को ऊपर भेज दिया, n2 इक्वल्स टू 400 आ गया आंसर। कितना इजी था। ठीक है, तो यही दो मेन आपके नीट में सवाल आपको डायरेक्ट दिख सकता है, अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। टॉपिक 2 है हमारा बोर मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद अब आया हमारा बोर मॉडल। बोर मॉडल के देखो मैं आपको पोस्टुलेट्स रिवाइज करा देता हूँ एक बार। वैसे तो ये थ्योरी के पॉइंट्स है, बच्चों को पता होते हैं, आप चाहो तो किसी भी बुक से रिवाइज कर सकते हो। तो देखो पहला पोस्टुलेट उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। ठीक है, और इस दौरान घूमते दौरान उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, कूलम फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये देखो k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर ये कूलम फोर्स है, और दैट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर रख दिया। तो यही है इक्वेशन, बाकी वही है, q1 q2 को मैंने जनरल इक्वेशन लिख दिया है ना। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा बाहर तो एक चार्ज तो केवल इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो उसके जगह ई रख दिया, और दूसरा चार्ज जो इसका पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मान लो एटॉमिक नंबर z था, और तो z टाइम्स ई ये पूरे न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा, तो अगले का जेड रख दिया मैंने, तो जेड इंटू ई जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन बना फर्स्ट पोस्टुलेट में। ऐसे ही सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है, उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, है ना। h/2π का मल्टीपल हो, कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में ये घूम सकता है। तो ये दूसरा रिलेशनशिप हो गया, दूसरा पोस्टुलेट, है ना। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करके काफी सारे रिलेशनशिप डिराइव किया जाता है इसके अंदर, बोर मॉडल के अंदर, जिसमें एक रिलेशनशिप एनर्जी का भी निकलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है उसकी कितनी एनर्जी पोजेस करता है वो, उस एनर्जी के एक्सप्रेशन पे भी हम आगे काफी चीजें सीखेंगे। फिलहाल बाकी मैं सारे फॉर्मूले आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है उनको दिखा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, इनको आपको बिल्कुल याद रखना है, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन जेड स्क्वायर। मतलब ये z क्या है, एटॉमिक नंबर, और n क्या है, कौन से लेवल पे है। जैसे ये पहला शेल है, पहला लेवल, दूसरा शेल होगा तो दूसरा लेवल होगा, है ना। तो n इज द नंबर ऑफ शेल, तो इट इज इन प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन जेड स्क्वायर। ऐसे जो करंट बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो उसके चलने से करंट बनेगा, तो करंट जो बनता है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन n³। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, टाइम का जो रिलेशनशिप होता है डिपेंडेंसी, वही इनवर्स में करंट का होता है। ठीक है, अच्छा ये म्यू नॉट क्या है, इस म्यू नॉट को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्स के एग्जाम में तो कई बार आ चुका है ये, है ना। तो बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, ये बराबर होता है EH/4πm के बराबर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे पहले शेल में, तो पहले शेल में जब एंगुलर मोमेंटम निकालोगे उसी पहले शेल के लिए ही इसको बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। बाकी ये चीज ध्यान रखना, ये Z पे डिपेंड नहीं करता। देखो कहीं पे भी Z नहीं आया है, n तो मैंने फिक्स कर दी कि पहले शेल के लिए निकाला है, तो n की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन यहाँ पे आप देखो कहीं पे भी Z नहीं है। मतलब इसको चाहे आप हाइड्रोजन के लिए निकालो, चाहे आप He+ के लिए निकालो, चाहे आप लिथियम 2+ के लिए निकालो, आपको पता है ना सिंगली इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उनके लिए ही ये बोर मॉडल वैलिड है। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और फिर उसके बाद हीलियम+ हो गया, लिथियम 2+ हो गया, तो जितने भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, उन्हीं के लिए हमारा बोर मॉडल वैलिड है। ठीक है, तो लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में निकालो, चाहे आप हीलियम के पहले ऑर्बिट में निकालो, चाहे आप लिथियम 2+ के पहले ऑर्बिट में निकालो, तीनों में अगर पहले ऑर्बिट में अगर आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे वो सेम आएगा। ठीक है, और यही कांस्टेंट रहता है हर किसी के लिए, तो इसी को हमने नाम दे दिया बोर मैग्नेटॉन। क्या ये बात क्लियर होती है। अच्छा, ऐसे सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड का भी पूछा जाता है।
अब हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उससे चार्ज बनेगा और मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसका बनता है इट इज प्रोपोर्शनल टू Z³/N⁵। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है जो आपको हर हालत में याद रखनी चाहिए, डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि उन्हीं सारे रिलेशनशिप जो पीछे हमने दो पॉस्टुलेट्स पढ़े थे उन दोनों से एनर्जी का भी हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना। तो एनर्जी निकलता है -13.6 Z²/N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकला। अब देखो ऐसे ही जैसे ये क्या होता है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होता है ना मैकेनिकल एनर्जी। तो ये एक रिलेशनशिप है कि टोटल एनर्जी जो होता है उसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और साथ ही साथ ये बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के आधे मैग्नीट्यूड के, ठीक है। कहने का मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी का ट्वाइस होता है। देखो 2 उधर भेज दो तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का ट्वाइस होता है। तो हमें क्या करना है, हमें केवल टोटल एनर्जी याद रखना है। देखो सारे लेवल के लिए टोटल एनर्जी याद रखना है, बाकी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल ही लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन। देखो एनर्जी जहां जहां मैंने मॉड लगाया उनकी साइन नेगेटिव होती है, ठीक है। इसकी भी साइन नेगेटिव है, इसकी भी साइन नेगेटिव है। तो एनर्जी का तो साइन हमेशा नेगेटिव होगा, बस हमें नेगेटिव हटा के लिख देना है तो वो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। पहले का 13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी 13.6, इसका 3.4 है सेकंड शेल का तो इसका भी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना, सेम। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करा 13.6 में, ये बना 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप बाकी की सारी चीजें निकाल सकते हो ना। लेकिन आपको जो मेन है वो ये एनर्जीज याद रखनी पड़ेगी। ये सारे बच्चों को याद होता है, आप भी बिल्कुल इसे याद रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो अगला पढ़ते हैं एनर्जी लेवल फॉर हीलियम, ठीक है। हीलियम के लिए देखते हैं। देखो अभी मैंने बताया था ये जैसे हीलियम क्या है, अभी जब भी मैं हीलियम बोलूँ तो समझ लेना मैं He+ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। He+ में अगेन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स होते हैं उन सबके लिए ये मॉडल वैलिड है, बोर मॉडल। ओके, तो ऐसे कभी कभार हीलियम में भी सवाल पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये मैंने हीलियम के एनर्जी लेवल्स बनाए, है ना। E1 मैंने निकाला। देखो सबसे पहली बार अगर इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें, पीछे मैंने एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी, मैंने Z की वैल्यू 1 रखा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, और शेल के लिए अगर पहले शेल के लिए निकालना है N की वैल्यू 1 रखी, वैल्यू आई 13.6। दूसरे शेल के लिए N की वैल्यू 2 रखी, 2 का स्क्वायर 4 बना, 4 से डिवाइड करा, वैल्यू आई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से मैंने सारे एनर्जी लेवल्स निकाल लिए, है ना। ऐसे ही मैं अगर हीलियम प्लस के लिए एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करूँ तो सबसे पहली बात इसमें Z की जगह 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और बाकी तो N की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, इसके भी एनर्जी लेवल्स निकलते जाएंगे। तो इसको अलग से सॉल्व नहीं करना आप, क्योंकि देखो 13.6/N² को हमने इधर भी सॉल्व कर रखा है। इधर तो Z1 था, इधर Z की जगह 4 आ गया एक्स्ट्रा। तो बस हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के जो एनर्जी लेवल्स है उनमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना है और हमें हीलियम प्लस के एनर्जी लेवल्स मिलते जाएंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? तो आप देख रहे हो कितना आसान है। अगर आपको बस केवल ये वाली एनर्जी लेवल्स याद होने चाहिए कि पहला एनर्जी लेवल माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 3.4, तीसरा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवा है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और छठवा है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यहाँ तक आप याद रख लेना, एक दो बार पढ़ोगे सबको याद हो जाता है। और ये अगर याद है तो आप काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप हीलियम प्लस के लिए भी सारे एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हो। बस 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। और फिर हीलियम एनर्जी लेवल जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम है, काइनेटिक एनर्जी उसी का मैग्नीट्यूड बस प्लस में लिखना है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको इनको डबल कर देना है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एक बहुत खास पैटर्न देखने को मिलता है हमें। जैसे हाइड्रोजन में लेवल 1 की जो एनर्जी थी वो है 13.6, ऐसे ही देखो हीलियम प्लस के लिए जो लेवल 2 की जो एनर्जी है ना वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक इसी प्रकार से देखो हाइड्रोजन का जो लेवल 2 का एनर्जी है वो है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और ऐसे हीलियम प्लस के लिए देखो एनर्जी जो 4 लेवल है ना उसकी जो एनर्जी है वो है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे देख पा रहे हो E3 इक्वल्स टू माइनस का 1.51, इसके लिए ठीक डबल देखो E6 माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पैटर्न तो समझ ही गए होंगे। तो हाइड्रोजन का जो भी एनर्जी लेवल है उसकी जो भी एनर्जी होती है ना,
किसी भी एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन के अंदर वो ठीक उसके डबल पे होती है हीलियम के अंदर। अगर पहले शेल की जो एनर्जी है हाइड्रोजन के अंदर वही दूसरे शेल की होगी हीलियम प्लस के अंदर, ठीक है। और जो एनर्जी सेकेंड शेल की होगी, सेकेंड लेवल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी हाइड्रोजन के अंदर, वही इसके जस्ट डबल मतलब फोर्थ शेल की होगी हीलियम प्लस के अंदर। जो थर्ड की होगी वो इसमें सिक्स्थ की होगी। ये बात क्लियर हो रही है। ऐसे जो इसकी बेटा फोर्थ की है वो इसके एट्थ की होगी और जो इसकी फिफ्थ की है वो इसके टेंथ की होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एनर्जी फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू सेकेंड एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम प्लस। क्लियर है। ऐसी सेकेंड एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम प्लस, मतलब जस्ट इनके डबल वालों के हीलियम प्लस के अंदर होता है एनर्जी के बराबर। क्लियर है। ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। अब जैसे देखो इसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं। फाइंड आउट एनर्जी लेवल इन हीलियम प्लस विच हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ फिफ्थ एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन। तुरंत पढ़ा और टिक किया बस। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो देखो फिफ्थ लेवल ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, फिफ्थ लेवल ऑफ हाइड्रोजन की जो एनर्जी है तो बताओ हीलियम प्लस के अंदर वो कौन से लेवल ऑफ शेल होगा जिसके अंदर सेम एनर्जी मिलेगी। तो आंख बंद किया और टिक मारा, 10th लेवल होगा वो। समझ गए आप लोग। वो लेवल कौन सा होगा? 10th लेवल। अभी तो हमने देखा कि उसके जस्ट डबल में होता है सेम एनर्जी। तो जो हाइड्रोजन के अंदर फिफ्थ लेवल पे एनर्जी होगी वही हीलियम प्लस में किस में मिलेगी हमें? एनर्जी लेवल 10 पे। क्लियर है इतनी बात। अगर आपको याद नहीं है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखो एनर्जी n इक्वल्स टू 5 देखना है हमें, है ना। फिफ्थ एनर्जी लेवल है ना हाइड्रोजन का, फॉर हाइड्रोजन दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी n इक्वल्स टू n ही रखते हैं अभी, है ना ये, क्योंकि ये पता करना है कि कौन से लेवल होगी हीलियम के लिए। तो n इक्वल्स टू n ये हीलियम प्लस के लिए। ओके अब देखो वैल्यू रखो, इसकी एनर्जी का फॉर्मूला रख दो, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है ये, ठीक है, इनटू 1 का स्क्वायर क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्योंकि इसके फिफ्थ लेवल की बात कर रहा है, इक्वल्स टू हीलियम प्लस के लिए हम यही चीज रखेंगे, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2 का स्क्वायर क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो z के जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर। n ही तो निकालना है हमें। अब देखो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कट गया, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? n स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर इधर 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बना, तो n इक्वल्स टू 5 टू 10 बना आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर है? तो डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर आप जैसे मैंने पीछे समझा आपको बस याद रखना है ये वाली पॉइंट्स। अगर याद है तो आप तुरंत टिक लगा दोगे, ठीक है, और आपके 4 नंबर पक्के। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा बोर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रॉन घूमता है और सेंटीपिटल फोर्स कूलम फोर्स के जरिए मिलता है। दूसरा पोस्टुलेट मैंने आपको बता दिया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होता है। फिर उसी से हमने कुछ रिलेशनशिप कैलकुलेट करे थे जिसमें मैंने आपको कुछ रिलेशनशिप डायरेक्ट बता दिए थे, टाइम का, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का, और वहीं से हम एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं। तो पीछे हमने क्या करा, एक एनर्जी पे बेस्ड सवाल भी देख लिए कैसे बनते हैं ना। तो ये तो उन दोनों पे बेस्ड जो हमने रिलेशनशिप डिराइव करे थे उनके ऊपर सवाल था। ये 2 पोस्टुलेट शुरू हुए। अब ये तीसरा पोस्टुलेट है जिसमें उन्होंने एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम बताए थे हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हम एटम में रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। तो वो कुछ पर्टिकुलर फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके अपने हायर शेल पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन किस हायर शेल में पहुंच रहा है, मान लेता हूँ nth शेल में पहुंच रहा है, तो nth शेल में पहुंचेगा तो वो कई सारे फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। nth शेल तो उसका लास्ट शेल हो गया, लेकिन वो हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहले शेल में गया हो, या फर्स्ट से डायरेक्ट, सॉरी ये पहला तो नहीं है दूसरा है, या फिर फर्स्ट से डायरेक्ट तीसरे पे गया हो, फर्स्ट से डायरेक्ट चौथे पे गया हो, फर्स्ट से 5वें पे, एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर बिल्कुल ही आयनाइज हो गया हो तो फर्स्ट से डायरेक्ट इन्फिनाइट शेल पे पहुंच गया हो। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो भी आपका हायर लेवल पे जाता है इलेक्ट्रॉन, उससे नीचे वाले सारे फोटोन वो एक्सेप्ट करता है। ये क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ओनली दोज फोटोन्स हुज एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2 शेल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, केवल उन्हीं को एब्जॉर्ब करता है जिनकी एनर्जी ये जिस शेल में जाना चाह रहा था इन दोनों शेल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो। जैसे मान लो इसको फोटोन लेके 5th एनर्जी शेल पे जाना है,
तो फिफ्थ शेल और ये फर्स्ट शेल के एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस के बराबर वो फोटोन की एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, जो वो फोटोन, जिस वेवलेंथ का फोटोन वो एक्सेप्ट करता है उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला देखो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू शेल इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि अभी मैंने बताया उसी फोटोन को वो एक्सेप्ट करेगा जिसकी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल के बराबर होगा, है ना। और एनर्जी होता है एच सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, जिस रेडिएशन का उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, है ना, उसकी जो भी वेवलेंथ थी ये वही है, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, तो ऐसे में वो कितने डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन्स को एक्सेप्ट करेगा ये भी पूछा जाता है कई बार। तो देखो, इफ एटॉमिक एक्साइटेशन टेक प्लेस अप टू nth शेल देन n-1 डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर मान लो nth शेल तक एक्साइटेशन हुआ है, एक्साइट होके वो nth शेल तक गया है, तो इसका मतलब इससे नीचे वाले सारे लेवल अवेलेबल होंगे उस पर, है ना। तो ऐसे में टोटल कितने वो वेवलेंथ फोटोन एब्जॉर्ब करेगा डिफरेंट, n-1। देखो फिर से देखो, अगर मान लो वो फिफ्थ तक गया है ना, तो फिफ्थ तक गया है तो देखो कितने पॉसिबल फोटोन्स को वो एक्सेप्ट करेगा। एक तो 1 से लेके 2, 1 से लेके 3, 1 से लेके 4 और 1 से लेके 5, देखो 4 हो गए कि नहीं। ऐसे अगर 6 तक जाना होता तो 5 होते, इस तरीके से 5 फोटोन वो एक्सेप्ट करता है ना। 1 से लेके 1 में तो जाएगा नहीं, तो 1 से लेके 2 में जाना होगा। तो हमेशा इस तरीके से अगर nth शेल तक एक्साइटेशन हुआ है तो ऐसे में वो n-1 डिफरेंट फोटोन्स एक्सेप्ट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ वाले। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अब आगे आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन वापस लौटता है, ठीक है, हायर एनर्जी शेल तक जाके एक्साइटेड होके अब वो वापस लौटेगा। तो वापस जब लौटेगा तो हो सकता है वो ऊपर से या तो डायरेक्ट नीचे आ जाए 1 पे, या डायरेक्ट 2 पे आए, या डायरेक्ट 3 पे आए, या डायरेक्ट 4 पे आए, किसी पे भी आ सकता है ना। तो इसी को देखो मैंने अलग अलग दिखाया हुआ है, या तो डायरेक्ट 1 पे आ सकता था या डायरेक्ट 2 पे आ सकता था। अब यहां से देखना स्टार्ट करो, देखो अगर सेकंड पे गया था, एब्जॉर्ब जब किया था उसने, एक्साइट होगा, अगर सेकंड एनर्जी लेवल पे गया था तो सेकंड से तो फर्स्ट पे लौटेगा और ऐसे में केवल एक ही फोटोन रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या पता वो सेकंड पे ना जाके थर्ड पे गया था पहले केस में, तो थर्ड से लौटेगा। थर्ड से लौटेगा तो दो कैटेगरी मिलेगी हमें, एक तो जब 3 से 1 पे आएगा डायरेक्ट तो एक डिफरेंट फोटोन मिलेगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन एमिट करेगा वो। और या फिर वो कर सकता है 2 स्टेप में आ सकता है कि वो थर्ड से पहले सेकंड पे, फिर सेकंड से फर्स्ट पे। सेकंड से फर्स्ट का हमने पहले इंक्लूड कर चुके हैं, अब वो डिफरेंट तो रहा नहीं, तो लेकिन थर्ड से सेकंड तक ये यूनिक बना, है ना। तो या तो ये केस हो सकता है या तो ये भी केस हो सकता है। अब मान लो क्या पता एक्साइटेशन वो थर्ड पे ना गया के जाके फोर्थ पे गया हो, तो फोर्थ पे अगर गया हो तो फोर्थ से जब लौटेगा तो देखो कितने केस बन सकते हैं, या तो फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट पे आए, या तो फोर्थ से सेकंड पे, या तो फोर्थ से थर्ड पे। ये 3 केस और बन सकते हैं ना, और ये तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जब वो थर्ड पे आया होगा तो थर्ड से फिर सेकंड पे भी आया होगा, सेकंड से फिर फर्स्ट में भी आया होगा। ये सारे इंक्लूड होंगे टोटल केसेस में, ठीक है, अकेले यही नहीं बनते। और ऐसे ही अगर मान लो किसी nth लेवल तक बन गया होगा तो n से फर्स्ट पे, n से सेकंड पे, एंड सो ऑन, ये सारे बनेंगे। तो देखो पहले केस में 1 फोटोन मिल रहा है हमें यूनिक, दूसरे केस में हमें 2 फोटोन मिल रहा है, ऐसे अगर चौथे एनर्जी लेवल से अगर वापस आ रहा है तो हमें 3 फोटोन मिल रहा है ना। ऐसे अगर nth लेवल से वापस आएगा तो हमें n-1 फोटोन मिलेगा। देखो हर बार दूसरे से आता है तो 1 मिलता है, तीसरे से आता है तो 2 मिलते हैं, तो ऐसे nth से आएगा तो n-1 फोटोन्स मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला है कि n से अगर आएगा तो ना सिर्फ ये पीछे वाले भी इंक्लूड होते हैं इसमें, क्योंकि जब ये इसमें से किसी लोअर पे आएगा तो लोअर से फिर फर्स्ट पे भी तो वापस आएगा ना, तो ये सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। तो इन सब का अगर सम कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन्स मिल जाएंगे कि कितने फोटोन्स उसने एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिट किए थे। तो अब इधर देखो, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन्स इन एमिशन स्पेक्ट्रम इज व्हाट 1 + 2 + 3 + अप टू n-1 तक सम कर दिया मैंने, और जिसमें मैंने AP का फॉर्मूला लगा दिया n × n-1 / 2। ये क्लियर है, ये आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। अच्छा एक बात देखो, ऑल एब्जॉर्ब फोटोन्स आर एमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रम। जितने भी फोटोन्स आपके एब्जॉर्ब हुए थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो सारे के सारे एमिट होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, ये बात क्लियर है। और एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन वो मैंने दे रखा है, वही एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगा, अगेन hc/λ। बस इस केस में एमिट हो रहा है तो जो लैम्डा निकलेगा उसको मैं लैम्डा एमिटेड बोलूंगा, क्लियर है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर कोई भी 2 शेल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो ऐसे में जो एनर्जी निकलेगी वहां से अगर आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है तो आप लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो,
वन अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर। आर है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड है आपका एटॉमिक नंबर। क्लियर है इतनी बात। और इस वन अपॉन लैम्डा को इसी फॉर्म में हम वेव नंबर भी बोलते हैं। तो जितने भी आगे न्यूमेरिकल्स आएगा जहां पे भी लैम्डा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी हम ये वाले रिलेशनशिप लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कैसे सवाल आते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं मेडिकल में, ठीक है। समझना जरा, बड़ा आसान है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो बड़े जल्दी जल्दी निकलते जाएंगे। देखो सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपको, ये एग्जाम में देखते हैं अब टिक मार के आओगे। इफ 6 different wavelength photons are present in emission spectrum, how many different wavelength photons are absorbed in absorption spectrum? तो देखो इसका तो क्वेश्चन डायरेक्ट रट ही चुका होगा अब तक, ये 4 होता है इसका, n की वैल्यू इसमें 4 आएगी। पीछे भी हम ऐसे सवाल सॉल्व कर चुके हैं, नहीं तो फॉर्मूला लगा के देख लो। देखो वो क्या कह रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। ये एमिशन स्पेक्ट्रम में अभी हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ जो वेवलेंथ निकलता है डिफरेंट एमिशन स्पेक्ट्रम में वो होता है n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, और इसी की वैल्यू वो जो टोटल डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन मिल रहा है वो उसकी वैल्यू बता रहा है वो 6 है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आप n की वैल्यू सॉल्व करोगे, मैं कर देता हूँ n स्क्वायर माइनस n और ये वहाँ जाके 12 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से एक वैल्यू आई n इक्वल्स टू 4 कॉमा एक वैल्यू आ गई -3। तो देखो -3 तो नॉट एक्सेप्टेबल, n इक्वल्स टू 4 इज द आंसर। तो मैंने यही बताया था पीछे कि n इक्वल्स टू 4 आप लिख सकते हो। देखो आप उसको मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से भी आपको समझा सकता हूँ कि मैं कैसे समझ रहा हूँ n इक्वल्स टू 4 होगा। देखो ये आपके 4 एनर्जी लेवल्स हो गए, ये n इक्वल्स टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अगर 4th लेवल तक एक्साइट हुआ था तो ऐसे में क्या होगा, देखो जब वो लौटेगा तो या तो वो 4 से डायरेक्ट फर्स्ट पे आएगा, या तो वो 4 से पहले थर्ड पे आएगा, है ना, और थर्ड से फिर या तो डायरेक्ट फर्स्ट पे आएगा या तो थर्ड से डायरेक्ट सेकंड पे आएगा, और अगर सेकंड पे आया तो सेकंड से उस पर फर्स्ट पे आने का एक ही ऑप्शन बचा। तो देखो ऐसे में कितने आपको मिले लेवल, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे रह गया, ये देखो यहाँ से ये दूसरे पे डायरेक्ट आ सकता था, ठीक है। ये मैंने लिया नहीं तो ये 6 हो गए टोटल, ओके। तो देखो ये चौथे से या तो डायरेक्ट तीसरे पे आए, चौथे से तीसरे पे, या चौथे से दूसरे पे, या चौथे से पहले पे आए, ये सवाल था, ठीक है। लेकिन अगर चौथे से तीसरे पे आया होता तो उसके पास क्या ऑप्शन बनते, फिर वो तीसरे से या तो डायरेक्टली फर्स्ट पे जाता या डायरेक्टली सेकंड पे जाता, और अगर सेकंड पे आ चुका था तो उस पर केवल एक ही ऑप्शन बचता कि अब उसे केवल फर्स्ट में ही जाना है। तो सारे पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे देख लिए। तो आप देखो जब n इक्वल्स टू 4 पे पहले अगर एक्साइड हुआ था तो लौटते वक्त जब वो एमिशन स्पेक्ट्रम देता है तो ऐसे केस में 6 डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन निकलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो ये चीज तो याद हो जाता है बच्चों को कि जब भी वो बोलेगा इफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन्स आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रा तो बस समझ जाना n इक्वल्स टू 4 है, मतलब 4th लेवल तक वो एक्साइड हुआ था इलेक्ट्रॉन। तो कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ऐसे केस में कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए थे डिफरेंट वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम ऐसे समझेंगे, अगेन 4 लेवल ले लिए, तो एब्जॉर्ब करेंगे तो नीचे से आएंगे ना, एब्जॉर्ब करके एक्साइड होंगे। तो या तो मैं 1 से 2 पे जा सकता था, अभी मेरे पे n इक्वल्स टू 4 तक वैलिड है, ठीक है, n इक्वल्स टू 4 3 2 1 यहां तक मुझे सवाल को एक्सटेंड करना है। तो या तो ग्राउंड स्टेट से मैं एनर्जी लेके डायरेक्ट 2 पे जा सकता था, या तो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेके 3 पे जा सकता था, या तो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेके 4 पे जा सकता था। तो ऐसे में देखो मेरे पे 3 पॉसिबल ट्रांजिशंस थे एक्साइट होने के, है ना। जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके वो हायर लेवल पे जाता तो मेरे पे केवल 3 ही पॉसिबल ट्रांजिशन थे, क्योंकि इसके बाद तो 4th से ऊपर जाना पड़ेगा जिसके ऊपर अलाउ नहीं है। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो इसका आंसर है 3 डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन्स उसने एब्जॉर्ब करे होंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के दौरान। क्या ये बात क्लियर होती है? तो आंसर इज 3। नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज इक्वल्स टू, ये सीधा सीधा होता है n-1। जो भी आपका यहाँ पे n निकला होगा ना सॉल्व होके, जिस भी लेवल तक गया है, मतलब जो हायर लेवल है इस क्वेश्चन का, तो उसी का एक कम कर दो, n-1 होता है आंसर। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुरंत निकलता जाएगा, ठीक है।
और चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। बिल्कुल यही रिपीटेडली आती है क्वेश्चंस मेडिकल के अंदर। अब देखो ये और आसान है, ये तो डायरेक्ट वेवलेंथ के फॉर्मूले पे दे दिया है। ये कह रहा है कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ। रेशियो पूछ रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 3 to 1 इज टू व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम 4 to 2। मतलब एक बार जब 3 से 2 तक ट्रांजिशन हो रहा है और एक बार 4 से 2 तक ट्रांजिशन हो रहा है, इस दोनों के दौरान जो फोटोन की वेवलेंथ एमिट हुई है उनका रेशियो निकालो। तो सीधी सी बात है, अब ये तो कैलकुलेट करने वाला सवाल है, तो लगा दो आप फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था 1/λ वाला फॉर्मूला पीछे, इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये क्या है, N2 होता है हायर एनर्जी लेवल और N1 से हम डिनोट करते हैं लोअर एनर्जी लेवल को। ऐसे इधर ये N2 की वैल्यू हो गई, इधर ये N1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जो पहला शेल आता है वो N1 हो गया, जो बाद में इसके बाद शेल आता है वो N2, जो उसके बाद आया N3। तो इस तरीके से हायर वालों को हम बड़े से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, तो देखो वैल्यू रख दो, इसको मैं λ1 बोल रहा हूँ पहले केस का। ठीक है, तो 1/λ1 इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। इनकी वैल्यू मत रखो क्योंकि वहाँ पे रेशियो जब लेंगे ये कट जाएंगे, इधर भी आएगा। हाँ, इसको सॉल्व कर लो। 1/, इसकी वैल्यू हो गई 4 क्योंकि पहला N1 2 था, और इसकी वैल्यू हो गई 9, 1/9। इसको सॉल्व किया तो ये 9 4 जा 36। अच्छा, λ1 रेसिप्रोकल भी ले लो, तो ये आ गया आपका नीचे तो 36 एलसीएम आएगा और ऊपर कितना बचा, 9 - 4 5 बचा, और 5 और इधर प्रोडक्ट में आर जेड स्क्वायर, ये आई λ1 की वैल्यू। अब यहाँ से भी सॉल्व कर लो, 1/λ2 इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/, ये क्या हो गया आपका 4, 1/4 माइनस ये क्या 4 है उसका स्क्वायर 16, 1/16। इसको सॉल्व किया तो देखो λ2 आ गया आपके पास 64/12 आर जेड स्क्वायर। अच्छा, ये 12 से भी और कट सकता है, 12 16 टाइम्स 4 से कटा और ये 3 टाइम्स 4 से कटा। ठीक है, तो ये बचा 16 3 आर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब सीधा सीधा रेशो ले लो, बस रेशो पूछा आपसे, λ1/λ2 इक्वल्स टू इधर आ गया 36/5 आर जेड स्क्वायर इंटू यहाँ पे लिख दो इसको 16/3 आर जेड स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर से ये कटा, ये सॉल्व किया, आपका आंसर आना चाहिए 27/20। तो ये आपका आंसर आना चाहिए λ1/λ2 का रेशो। कितना सिंपल था, सीधा हमने इसका फॉर्मूला लगाया, रेशो लिया, आ गया आंसर। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं देखो नीट पे या किसी भी कंपटीशन लेवल पे, यही क्वेश्चन आएंगे, इसमें से और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट मेन टाइप के सवाल बनते हैं मैंने आपको वही दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस इस लेक्चर में मैं जितने भी सवाल आपको करा रहा हूँ इसको एक बार पेन लेके कॉपी लेके आपको दोबारा से अपने आप से ट्राई करना है, दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम देखते हैं, एक और टॉपिक है जो बोर मॉडल के अंदर पढ़ाया जाता है, वो है एटॉमिक रिकॉयल। एक इसमें से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो इसमें हुआ क्या, ये तो बेटा आपका एटम है, ये आपका एटम रखा हुआ है। अब देखो इसमें मान लो एक एटम ने रखे में उसने एक फोटोन एमिट करा। ठीक है, फोटोन की अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, तो उसका एक मोमेंटम भी होगा, है ना। तो फोटोन एमिट करा। अब देखो क्योंकि सिस्टम पहले रेस्ट में था, एटम तो रखा हुआ था ना, तो पहले रेस्ट में था, तो इसका पूरे सिस्टम का इनिशियली जो मोमेंटम रहा होगा वही फाइनली होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी सेम होना चाहिए क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो अगर मोमेंटम पी मोमेंटम लेके फोटोन आगे भाग रहा है, तो बेटा जो बचा हुआ जो एटम है ना, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, तो बचा हुआ जो एटम का हिस्सा है वो भी पीछे रिकॉइल करेगा वी वेलोसिटी से, है ना। इसके मोमेंटम के बराबर पीछे भी मोमेंटम वो रखेगा ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। क्लियर है इतनी बात। तो इनिशियली सिस्टम आइसोलेटेड था, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर रखा, इनिशियली 0 था सिस्टम। फाइनली देखो इसकी वेलोसिटी फोटोन की आगे है तो पॉजिटिव माना, पी फोटोन लिखा, और इसका पीछे वी वेलोसिटी से रिकॉइल हुआ, मास एम है तो एम वी रिकॉइल लिखा है मैंने, माइनस साइन इसलिए लगा है पीछे। अच्छा, फोटोन का लेकिन ये मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला नहीं लगता। फोटोन के लिए देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/λ, ये आप याद रखो बेटा, है ना। फोटोन का देखो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। फोटोन का जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो एक होता है E/c, ये एनर्जी अपॉन लाइट की स्पीड, और एक होता है h/λ, ये दोनों फॉर्मूला होता है जिसमें से ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो h/λ रख दिया मैंने फोटोन का मोमेंटम, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल सॉल्व हो गया, मास को डिवाइड ले गया h/mλ। ठीक है, कितना ईजी था देखो, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होता है आपको इसमें।
ऐसा नहीं कि ये भी आप रट के बैठो, आप बस तुरंत मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना, बस पी आई इक्वल्स टू पी एफ कर देना। हमें क्लियर? चलो आगे बढ़ते। देखो इसके ऊपर अब सवाल कैसे आया था, देखो देखो एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम n2 इक्वल्स टू 3 से n1 इक्वल्स टू 2। ये जो ट्रांजिशन देता है ना कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जंप करता है, देखो ये है आपका n2 जो कि 3 है, और ये है आपका n1 जो कि 2 है। मतलब हायर एनर्जी लेवल 3rd है और जो लोअर एनर्जी लेवल है 2 है, मतलब 2 पे गया है ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3 से लेकर 2 के अंदर। अब बताओ कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है, जब हायर से लोअर पे जाता है तो ऐसे केस में एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो एक फोटोन एमिट करता है, और जब फोटोन एमिट करेगा तो फोटोन आगे किसी ना किसी मोमेंटम से तो जाएगा ही। ऐसे में बचा हुआ एटम क्या करेगा, पीछे रिकॉइल करेगा। तो बस वही पूछा है, रिकॉइल वेलोसिटी बताओ आप हमें। तो एक बात ध्यान रखना, देखो अभी आप, क्योंकि मैं पहले पीछे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन सॉल्व कर चुका हूँ, वहाँ से भी आपको अंदाजा लग सकता है। देखो रिकॉइल वेलोसिटी अगर बताना है ना, तो एक तो एटम का मास आना चाहिए। यहाँ पे वो हाइड्रोजन है, इसका हमें पता 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, अगर एटॉमिक मास यूनिट में है तो। बाकी हम केजी में कन्वर्ट करके रखेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में वैल्यूज रखते हैं ना। तो हाइड्रोजन का तो हमें मास पता रहता है, ये पता है। एच आपका क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा नहीं पता। लैम्डा क्या होता है कि इस दौरान जो ये लैम्डा एमिट किया है ना, ये जो फोटोन उसने एमिट किया है उसका जो वेवलेंथ है वही लैम्डा आता है, ये वाला है ना। तो हमें फोटोन का ये वेवलेंथ तो पता नहीं है। तो इसके लिए बेटा देखो इसने ट्रांजिशन दे रखा है 3 से लेकर 2 तक हुआ है, हम सीधा लैम्डा का फॉर्मूला लगा देंगे 1/λ इक्वल्स टू आर जेड। जेड तो 1 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के लिए है, तो जेड को मैंने 1 कर दिया। आर जेड इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर हो गया, और दूसरा है 3 तो उसका स्क्वायर 1/9। सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा ये क्या बनेगा, 1/λ इक्वल्स टू 5r/36। 9 4 36 हुआ, ऊपर 9 - 4 5 हुआ, ठीक है। 5r/36। तो हमें देखो 1/λ की वैल्यू एज इट इज चाहिए होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल देखो इधर मैं इसका लगा देता हूँ। देखो मास इंटू वेलोसिटी है ना, जैसे इधर देखो मास इंटू वेलोसिटी होता है, और ये इक्वल टू क्या होता है, h/λ होता है कि नहीं। सिंपल यही वाला स्टेप लगाया मैंने कि जो एटम का मोमेंटम है वो इक्वल्स टू फोटोन के मोमेंटम के बराबर होता है। तो एटम का मोमेंटम इक्वल्स टू फोटोन का मोमेंटम। यहाँ से देखो 1/λ आ रहा है, देखो उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दो, तो h में प्रोडक्ट टाइम्स आ जाएगा 5r/36। ये बात क्लियर होती है। और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल आपको मिल जाएगा, बस डिवाइड में मास को ले जाओ तो डिवाइड में मास। बस यहाँ पे जब आप डेटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो मैं आपको डेटा सब्स्टिट्यूट करना बता देता हूँ। देखो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, पहले तो ये 5 लिख दो, 5 इंटू इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और इंटू बेटा रिडबर्ग जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है r बराबर 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर। पर मीटर इसकी यूनिट होती है एक्चुअली। इसको हम अप्रोक्सीमेटली बेटा 10⁻7 ट्रीट कर सकते हैं ना, 1.09 इज 1 ओनली। तो इसको हम लिख देंगे 10⁻7। आप अप्रोक्सीमेट ले लिया करो, बिल्कुल वो ऐसे केस में आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगाया करो। तो नीचे क्या है बेटा, नीचे 36 है ऑलरेडी। और देखो ये देखो ये इसका मास होता है 1 एटॉमिक मास। तो आपको 1 नहीं रखना, 1 तो रख रहे हो आप 1 एटॉमिक मास, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है केजी में। तो 1 एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर होता है 1 एटॉमिक मास, ठीक है। ये इसका कन्वर्जन है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का पूरा मास केजी में कन्वर्ट हो गया। तो बस अब वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 5/9। आपका भी यही आंसर आना चाहिए, आप सॉल्व जरूर करना इसको, ठीक है। तो रिकॉल वेलोसिटी आ गया आपका 5/9 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल था देखो, सिंपल इस पे बेस्ड ये एक सवाल। ऐसे सवाल आते हैं देखो, तो ऐसे सवाल अगर आपके इस बार भी आ गए तो बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, इससे कहीं अलग हटके नहीं आएगा। तो आप तुरंत बिल्कुल अपना सवाल सॉल्व करना, टिक मारना, और आपके 4 नंबर पक्के इस सवाल के, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है। स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइंस, अब हाइड्रोजन के ऊपर स्टडी करी अलग अलग साइंटिस्ट ने, है ना, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी हायर शेल से अगर फर्स्ट शेल में आ रहा है ट्रांजिशन के दौरान, तो उसको हमने नाम दिया लाइमन सीरीज। और अगर किसी भी हायर शेल से सेकंड शेल पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसको बाल्मर सीरीज नाम दिया। हायर से थर्ड पे आ रहा है तो पास्चन, हायर से फोर्थ पे आ रहा है तो ब्रैकेट, और हायर से फिफ्थ पे आ रहा है तो फंड, ठीक है।
तो लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फट, इस तरीके से 5 सीरीज हमारे पास बन गई। ठीक है, ये तो आपको पता है, बेसिक्स में ये सारे थ्योरीज आप कवर कर ही लेते हो, है ना। तो बुक्स में भी ये सारी थ्योरी दी हुई होती है। बाकी ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट फंड, आपको बस शुरुआत के 3 एटलीस्ट पता तो होने ही चाहिए। सबसे मैक्सिमम सवाल इनके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट होता है ना। बाकी अब देखना, अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन जैसे आते करना बता दूंगा, उसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वहीं पे मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे हम लाइमन सीरीज से फंड सीरीज की तरफ आते हैं तो ऐसे केस में एनर्जी डिक्रीज करती है। मतलब लाइमन सीरीज की जो एनर्जी होती है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, और ऐसी फंड सीरीज की जो एनर्जी होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि इसका जो वेवलेंथ, लाइमन सीरीज के जो वेवलेंथ होते हैं फोटोन्स के, वो वेवलेंथ मिनिमम होते हैं, या इन अदर वर्ड्स फंड सीरीज के जो वेवलेंथ होते हैं एमिटेड फोटोन्स के, वो मैक्सिमम होते हैं। इधर देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पे लैम्डा मिनिमम। ये बात क्लियर है। तो लाइमन सीरीज का एनर्जी मैक्स होता है, ये बात ध्यान रखना। और जैसे जैसे आप लाइमन से आगे बढ़ते हो तो एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखते इस पर किस टाइप का सवाल आता है। लेकिन बाकी उससे पहले मैं लाइमन सीरीज के कुछ स्पेक्ट्रल लाइन वाले रेंज दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, वेवलेंथ के। ये देखो, ये भी नॉर्मली 12th के सिलेबस में आप सभी लोग पढ़ ही लेते हो, है ना, हर बुक में भी दिया हुआ होता है। तो इसमें देखो, मैं जो एक्स्ट्रा ध्यान रखने वाली बात है, जो स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं, मैं उन बातों को बता देता हूँ। लाइमन सीरीज क्या होता है, यहाँ पे आपका N1 फिक्स है, वो आपका क्या हो गया 1, मतलब पहले शेल पे ही आएगा किसी भी हायर शेल से। तो अगर सेकेंड शेल से पहले पे ट्रांजिशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन, क्योंकि पहला इससे लाइन मिलेगा, है ना, पहली वेवलेंथ मिलेगी। अगर दूसरे सॉरी यानी इक्वल्स टू 3 से अगर पहले पे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। ऐसे अगेन नेक्स्ट हायर यानी इक्वल्स टू 4 से अगर फर्स्ट पे गिरती है तो उसको हम कहते हैं थर्ड लाइन। समझे आप? तो फर्स्ट लाइन यही पॉसिबल है, सेकेंड से पहले पे ये फर्स्ट लाइन, थर्ड से पहले पे ये सेकेंड लाइन, फोर्थ से पहले पे ये थर्ड लाइन। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ये इसका नोमेनक्लेचर है ना। ऐसे ही बेटा जो आखिरी लाइन होती है ना, इन्फिनिटी से, बिल्कुल इन्फिनिटी वाले शेल से अगर फर्स्ट पे गिरे तो इस आखिरी को हम कहते हैं सीरीज लिमिट। इसका कोई थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। और ध्यान रखना, ऐसे केस में जो फर्स्ट लाइन होती है इसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होती है ना। देखो ये सिर्फ 2 ही शेल के बीच का डिफरेंस है, और ये देखो ये वाला और हायर शेल है, तो इसका और इस लोअर के बीच में एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा होगा। ये उससे भी हायर शेल है, हायर शेल की एनर्जी जो होती है और हायर होती है, तो इसके और अगेन छोटे वाले के बीच में डिफरेंस और ज्यादा होगा। तो सबसे जो कम एनर्जी होती है ना, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, वो यहाँ पे होती है। फर्स्ट लाइन की मिनिमम एनर्जी होती है, सेकेंड हायर की उससे ज्यादा, थर्ड हायर की उससे ज्यादा, और सीरीज लिमिट की सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी गैप देखो कितना ज्यादा है। ओके, और हमें पता है एनर्जी का उल्टा ठीक वेवलेंथ ट्रेंड फॉलो करता है, तो जहाँ पे मिनिमम एनर्जी मिलेगी वहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। तो फर्स्ट लाइन की मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ, और ऐसे सीरीज लिमिट की मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे देखो मैंने कुछ लाइन, फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करा। फर्स्ट लाइन अप्रॉक्सीमेटली अराउंड लैम्डा मैक्स यहाँ पे आता है 120 नैनोमीटर, मतलब फर्स्ट लाइन के ट्रांजिशन के दौरान जो फोटोन एमिट होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो अराउंड इस ऑर्डर में होता है। ऐसे ही मैंने सीरीज लिमिट का भी, जब फोटोन एमिट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है उसका वेवलेंथ भी मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे, और ये आता है 90 नैनोमीटर के अप्रॉक्स। तो इस तरीके से इसकी सीरीज रेंज बन गई 90 नैनोमीटर से लेके 120 नैनोमीटर। क्लियर है? इस समय जो सबसे मेन बात ध्यान रखने वाली बात यह है वो है लाइमन सीरीज पूरी की पूरी अल्ट्रा वायलेट रीजन पे लाई करती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में लाई करती है, इट लाइज इन यूवी रीजन। आपको पता होगा, अगर मैं वेव की एक बार आपको ट्रेंड बता दूं तो यूवी रीजन पहले आता है, फिर उसके बाद विब्ग्योर आता है, मतलब विजिबल रीजन, फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड, फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो पीछे मैं आपको ये और बता दूं, यहाँ पे जो यूवी रीजन है इसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी हाई होती है, और फिर उसके बाद विब्ग्योर की होती है, फिर उसके बाद कम होती है इंफ्रारेड की। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी घटती जाएगी और वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा बाल्मर सीरीज है। इसमें भी मैंने कुछ लाइंस वगैरह लिमिट कैलकुलेट कर रखी है, ये आप देख सकते हो किताब से, किसी में भी इतना ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, बाकी बच्चे पढ़े हुए होते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, इसमें भी देखो अगेन वही है, इसमें आपका N1 फिक्स होता है कि जो आपका जिस शेल में आके इलेक्ट्रॉन गिरेंगे वो 2 होगा।
तो इसका n1 इक्वल्स टू 2 है, तो ये बाल्मर सीरीज कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था कि जब किसी भी हायर शेल से पहले पे गिरे तो लाइमन सीरीज, किसी भी हायर शेल से अगर दूसरे पे गिरता है तो वो बाल्मर सीरीज में काउंट होता है। ठीक है, तो देखो दूसरे पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अगर नेक्स्ट हायर से, जस्ट जो नेक्स्ट हायर है दूसरे से, वो है तीसरा शेल, अगर तीसरे से दूसरे पे गिरे तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट लाइन। ऐसे इसका जो नेक्स्ट हायर है फोर्थ, फोर्थ से अगर सेकंड पे गिरे तो इसको हम कहेंगे सेकंड लाइन। ऐसे ही फिफ्थ से अगर सेकंड पे गिरे तो इसको हम कहेंगे थर्ड लाइन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ये हो गया। ऑब्वियसली बात है, पीछे भी मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट लाइन की एनर्जी सबसे मिनिमम होती है और वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो बाल्मर सीरीज है ना, इट लाइज इन अ विजिबल रीजन। बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में लाई करता है, उसका मतलब इनमें कुछ कलर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो फर्स्ट लाइन है उसका कलर होता है बेटा रेड, और इसको हम एच अल्फा के नाम से भी बुलाते हैं। तो दिस फर्स्ट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एच अल्फा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड लाइन को हम बोलते हैं एच बीटा, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। और ऐसे जो थर्ड लाइन होता है इसको हम बोलते हैं एच गामा, और इसका कलर होता है वॉयलेट। तो रेड, ब्लू और वॉयलेट, ये तीन लगातार कलर होते हैं, बाकी सारे में कोई कलर नहीं आता है। इसमें याद रखने वाली बात ये है। ठीक है, फर्स्ट लाइन का कलर क्या होता है रेड, सेकेंड लाइन का कलर ब्लू, थर्ड लाइन का कलर वॉयलेट होता है। फर्स्ट लाइन को एच अल्फा भी बोलते हैं, सेकेंड को एच बीटा, थर्ड को एच गामा भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यही मैंने कुछ फर्स्ट लाइन का वो कैलकुलेट करा, 670 नैनोमीटर के अराउंड निकलता है फर्स्ट लाइन में जो फोटोन एमिट होगा उसका लैम्डा। ऐसे सेकेंड लाइन में, मतलब सेकेंड लाइन की भी निकाल ली मैंने, सीरीज लिमिट निकाला, 360 आया, तो कुल मिला के 360 नैनोमीटर से लेकर 670 नैनोमीटर तक ये इसकी क्या होगा, सीरीज रेंज। ठीक है, बाकी हम आगे अब सवाल देखते हैं बेटा कैसे आता है। बाकी ये पास्चन सीरीज है, ये भी आप देख ही लोगे। ठीक है, 820 नैनोमीटर से लेके 1900 नैनोमीटर इसका सीरीज रेंज होता है। मैंने फर्स्ट लाइन और सीरीज लिमिट का मैंने दोनों का लैम्डा का रेंज निकाला, तो उससे मेरे को सीरीज रेंज मिल गया। ठीक है, इसमें भी वही होता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। और बाकी ये बात ध्यान रखना, पास्चन सीरीज अब इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये आगे की सीरीज पकड़ रही है। देखो इधर अभी मैंने आपको समझाया था कि लाइमन सीरीज पहले यूवी रीजन में लाई करता है, उसके बाद अगला जो बाल्मर आया वो विजिबल रीजन में लाई करता है, उसके बाद अगला जो आया पास्चन वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, इसके बाद वाले और आगे के रीजन में लाई करते हैं। क्लियर है? चलो देख लेना। अब देखो इस सवाल देखो कैसे आते हैं। इसमें मैंने कई सारे ऑप्शन रख रखे हैं। ठीक है, वैसे तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं। देखो जरा, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अच्छा एक बात बताओ, देखो मेरे को कंफ्यूज करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मैं क्यों ना इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मान लूँ, है ना? क्योंकि देखो एनर्जी का जो ऑर्डर होगा ना वेवलेंथ का, ठीक उसका उल्टा होता है। अभी हमने देखा था पीछे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो हम पहले एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे, वो देखना ज़्यादा ईजी होता है। ओके, तो एक बात बताओ, देखो इसमें N1 N1 1 है, तो ये दोनों तो होगा लाइमन सीरीज। मैंने बताया था ना N1 जिसका 1 होता है, अगर 1 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन आके गिरता है तो ये लाइमन सीरीज हो गई। ठीक है बेटा, अच्छा इसमें देखो N1 2 है, मतलब ये बाल्मर सीरीज है। इसमें भी देखो ये बाल्मर सीरीज है। इसमें देखो N1 3 है, ये पास्चन सीरीज है। और इसमें देखो N1 600 है, ये तो कोई बहुत ही हायर सीरीज एक मतलब ऐसी मान लिया है। ठीक है, आर्बिट्रेरी एक ले लिया समझने के लिए। बाकी ये तो बात पता है कि ये बाद में ही आएगा, है ना? बाद में कैसे आएगा मैंने अभी आपको बताया था। जैसे जैसे हम लाइमन से लेके बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड ऐसे तरफ जाते हैं ना, तो एनर्जी बेटा डिक्रीज करती है। मैंने पहले ही आपको बताया था, या इन अदर वर्ड्स वेवलेंथ इंक्रीज करती है। लाइमन सीरीज की एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना? तो जैसे जैसे आप लाइमन सीरीज देखो, N1 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, 2 आया तो एनर्जी घटी, फिर 3 आया तो देखो उसकी एनर्जी और घटी, है ना? तो अब ये तो 600 है, ये ऑब्वियस ही बात है सबसे लास्ट में आ रहा है, इसको हम बाद में देख लेंगे बेटा। ठीक है, तो पहले इनको सॉल्व करो, 1 और फिर 2 और फिर 3, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। अब देखो ये 1 1 वाले पहले आएंगे, है ना? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों में से एनर्जी अब किसकी ज़्यादा होगी? तो देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जब ट्रांजिशन के बीच में दोनों शेल्स के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उनके बीच में उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी बहुत कम होगी, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी गैप उससे ज़्यादा होगा, है ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ 100 और 1 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है ना, 99 शेल्स का डिफरेंस है, और यहाँ पे देखो केवल दो शेल का डिफरेंस है। तो एनर्जी गैप यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो एनर्जी फॉर ऑप्शन ए विल बी ग्रेटेस्ट, ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि सबसे पहली बार लाइमन का एनर्जी सबसे ग्रेटर होता है, जिसमें से कि इन दोनों में से इसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ए का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद बी का, एनर्जी ऑफ बी। लाइमन कवर हो गया, बाल्मर पे आ जाओ। तो बाल्मर में भी देखो, अब बाल्मर के 2 ऑप्शन है, तो उसमें हमें शेल के बीच में डिफरेंस देखना पड़ेगा।
तो देखो 200 और 2 198 का डिफरेंस, और 7 और 2 केवल 5 का डिफरेंस, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें दोनों में से इसकी हुई। तो फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ सी ऑप्शन है ना, ये बी था, ये सी। फिर उसके बाद आएगा सी के बाद कौन सा है, ई, एनर्जी ऑफ ई। फिर उसके बाद अब कौन सा बचा, देखो अब तो बचा हुआ यही है, पास्ट चेन है ना। इसके बाद एनर्जी ऑफ एफ आएगा, और क्योंकि इसका इनिशियल शेल जो है बहुत बड़ा था 600, ये तो सबसे कम एनर्जी वाला आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा ई ऑफ टी। इसके लिए तो सोचना ही नहीं है, जैसे जैसे आपके N1 की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, इसकी सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा। और देखो उसने हमसे एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछा था, उसने हमसे लैम्डा का ऑर्डर पूछा था, तो लैम्डा का ऑर्डर सीधा सीधा यही है, लैम्डा लिख दूंगा मैं, लैम्डा भी सिमिलर फैशन में लिख दूंगा, ए बी सी ई एफ डी। बस फर्क इतना होगा, ऑर्डर ठीक उल्टा होगा, ये ग्रेटर देन का तो ये लेस देन हो जाएगा, सबसे छोटा होगा जो यहाँ पे एनर्जी सबसे बड़ा दे रहा है, तो दिस विल बी दी ऑर्डर। क्या ये बात क्लियर है? तो इतना ईजी है, देखो आपको बस कंसेप्ट समझ में आ जाए, चीज़ें ध्यान में रहे, बस इसमें ज़्यादातर बातें आपको याद रखनी है और क्वेश्चन तुरंत निकलते जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन, ठीक है।